नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम दो विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। एक है रेमुनरेशन और एक दूसरा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो रेमुनरेशन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को क्यों मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर एक अच्छा दर्जा दिया गया है, क्यों लोगों अच्छे अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे अच्छे रिसर्चर ने ये चीज को एक इम्पोर्टेंस ही दे के रखा है। ये चीज आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेमुनरेशन के बारे में बात करते हैं। तो सर एक्चुअली रेमुनरेशन होता क्या है? देखो, रेमुनरेशन सैलरी का ही एक अच्छा इंग्लिश आप बता सकते हो, लेकिन अगर आप देखो सैलरी के अंदर बोनस नहीं आता है। सैलरी के अंदर बोनस नहीं आता है। आप अगर सैलरी बताओगे कि ये मेरा सैलरी है, सपोज आपका 50,000 या तो 1 लाख रुपए पर महीने सैलरी है, लेकिन अगर बोनस आपको मिलता है तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा करके बताना पड़ता है कि मेरा 50,000 रुपए सैलरी है और मेरे को 5,000 रुपए और ज्यादा बोनस मिला है इस महीने। ठीक ना, ऐसे करके बताओगे। लेकिन एज ए फाइनेंशियल लैंग्वेज यहाँ पे रेमुनरेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अगर रेमुनरेशन को अगर मानोगे तो रेमुनरेशन के अंदर सैलरी भी आता है, रेमुनरेशन के अंदर बोनस भी आता है। तो आपको रेमुनरेशन जब बताओगे तो बोनस को एक्स्ट्रा करके आपको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो सैलरी और रेमुनरेशन के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेमुनरेशन के बारे में बात करते हैं। इसको किस तरीके से देखा जाता है एंड इसका क्या क्या फैक्टर होता है, आपको किस तरीके से इसको चेक करना है, वो भी हम पूरा डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये कोई भी यहाँ पे सपोज एक स्टॉक खुला हुआ है, एस्ट्रॉल लिमिटेड। ठीक ना, सभी जानते हैं एस्ट्रॉल के बारे में। तो देखो, रेमुनरेशन फाइंड करने के लिए आपको ये एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। जैसे कि आप एनुअल रिपोर्ट में जाओगे, एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पे मेरे पे डाउनलोड करा हुआ है ऑलरेडी। एक मिनट, यहाँ पे मेरे पे डाउनलोड ऑलरेडी करा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा जो है एस्ट्रल का रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ठीक ना, यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना होगा रेमुनरेशन। रेमुनरेशन अब देखो यहाँ पे 88 सर्च रिजल्ट आ चुका है। ठीक ना, अब देखो इस जगह पे रेमुनरेशन का पहला देखो कि यहाँ पे रेमुनरेशन का एक कमिटी होता है। ठीक ना, इस कमिटी में एक चेयरमैन रहता है और 2-3 मेंबर्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेमुनरेशन कमिटी लिखने से आएगा? नहीं आएगा, मैंने ढूंढना पड़ेगा। रेमुनरेशन कमिटी, एक मिनट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये रेमुनरेशन, ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे क्या रेमुनरेशन उठा रहा है एंड उसको किस हद तक ये परसेंटेज वाइज गेन ले रहा है रेमुनरेशन में, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे कि देखो, सपोज आपका कोई कंपनी है, बस देखो ये ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, इन सब चीजों को ज्यादा टफ नहीं समझना है। आप जितना इजी समझोगे ये चीज उतना इजी लगने लगेगा, आप जितना टफ करके समझोगे ये चीज उतना टफ लगने लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टफ नहीं समझना है कभी भी। ठीक ना, ये जनरल टर्म है भाई। क्या है बैलेंस शीट? लोग बैलेंस शीट को इतना डरता है। बैलेंस शीट क्या है भाई? आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, वहां पे बैलेंस शीट क्या होता है? बस आप कितना पैसा लगा रहे हो, उससे कितना पैसा आ रहा है, बस इतना सही ना। उसको तरह तरह के तरीके से इसको डिस्क्लोज किया जाता है, तो इस वजह से लोगों को टफ लगता है। तो रेमुनरेशन क्या है? सपोज मेरा कोई कंपनी है, ठीक ना, सपोज मेरा कोई कंपनी है, मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं अब कंपनी का तो इक्विटी लोगों के पास है,
तो इट मीन्स मैं अकेला उस कंपनी का मालिक नहीं हूं, जो जो मेरा इक्विटी खरीद के रखा है वो भी उस कंपनी का मालिक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि मैं, मेरे पे ज्यादा होल्डिंग है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये करने का प्रयास कर रहा हूं कि कंपनी में जितना भी पैसा प्रॉफिट आ रहा है उनमें से ज्यादातर पैसा मैं अपने सैलरी के हिसाब से लेके चला जा रहा हूं। रेमुनरेशन के थ्रू मैं कंपनी का जो प्रॉफिट है, रेमुनरेशन के थ्रू वो चीज मैं निकल के लेके जा रहा हूं। बस ये सोचो। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये किस तरीके से होता है, देखो जैसे कि यहाँ पे देखो मिस्टर संदीप, ये कौन है? ये चेयरमैन है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। किसका? एस्ट्रोल कंपनी का ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है। ये देखो 23 2023 2024 के अंदर इन्होंने अपने रेमुनरेशन में कितना परसेंट हाइक लिया है वो देखो, वो 18% हाइक लिया है। ठीक ना? अब यहाँ पे क्या बताया गया है देखो, रेशियो ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू मीडियन ऑन रेमुनरेशन ऑफ इंप्लॉइज। इट मींस ये बताना चाह रहा है कि इंप्लॉइज से कितना गुना ज्यादा ये अपना रेमुनरेशन लेता है। तो इंप्लॉइज से ये 299, 200, मान लो 300 गुना ज्यादा रेमुनरेशन ये बंदा ले रहा है। क्या ये बुरी चीज है? नहीं भाई, अपना कंपनी है, बड़ा कंपनी है, वो डायरेक्टर है भाई, वो तो लिया जा सकता है, तो कोई बात नहीं। ठीक ना? अब देखो जगरूती, मिसेस जगरूती है ये करके कोई, ये इंजीनियर है और ये होल टाइम डायरेक्टर है। किसका? एस्ट्रॉल कंपनी का। इन्होंने कितना परसेंट हाइक लिया 2023-24 में? 20%। और इनका बस 31 गुना ज्यादा। देखो ये थोड़ा ट्रिकी होता है। अब बोलो ट्रिकी क्यों होता है? अब ये कभी कभी क्या होता है, आपको एग्जैक्ट फिगर दिया नहीं रहता है। सपोज एक इंप्लॉय का फिगर दिया होगा और बोलेगा कि डायरेक्टर इसका 300% ज्यादा, 300 गुना ज्यादा पैसा लेके जा रहा है, तो आपको वो चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि ये ट्रिकी करके देता है कभी कभी। अब देखो ज्यादातर इंडिपेंडेंस, देखो डायरेक्टर दो तरीके का होता है, एक होता है डिपेंडेंस डायरेक्टर और एक होता है इंडिपेंडेंस डायरेक्टर। ठीक है? अब ऐसे भी मान सकते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दो तरीके का डायरेक्टर होता है। ठीक ना? तो आदर्श जो इंडिपेंडेंस डायरेक्टर होता है इस जगह पे, उन्होंने कोई सैलरी हाइक नहीं लिया है इस जगह पे। देखो कोई सैलरी हाइक इस जगह पे ले ही नहीं आया है। तो चलिए नीचे आते हैं। देखो जैसे कि कोई भी कंपनी में किसी भी तरीके का कोई बोर्ड होता है। देखो कंपनी के तरह तरह के बोर्ड होते हैं, जैसे कि कोई सपोज ऐसा भी बोर्ड होता है जो कि सैलरी को डिस्क्लोज करता है कि किसको कितना सैलरी मिलेगा। ठीक ना? ऐसे भी बोर्ड होते हैं जो कि सेल्स को मैनेज करते हैं। ऐसे भी बोर्ड होते हैं जो कि पैकेजिंग को मैनेज करते हैं। ऐसे भी बोर्ड होते हैं, इट मींस तरह तरह के बोर्ड होते हैं कंपनी के अंदर, जो कि अलग अलग से रखा हुआ है। और बोर्ड में एक चेयरमैन होगा और बाकी सब मेंबर होगा। ठीक है ना? ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, रेमुनरेशन कमिटी एज ऑन March 31, 2024। ठीक ना? ये रेमुनरेशन कमिटी है। देखो जैसे कि इसमें मिस्टर सी के गोपाल, ये क्या है, इसका चेयरमैन है रेमुनरेशन कमेटी का। अब ये देखो ये मेंबर है, ये मेंबर है। अब देखो यहाँ पे अटेंडेंस दिया गया है कि ये कितने बार इसमें मीटिंग हुआ है, कितने बार इसमें मीटिंग हुआ है और इन लोगों का अटेंडेंस उस मीटिंग में क्या रहा है। ठीक है? आप बस एक चीज समझने का प्रयास करो। ठीक ना? अब बस एक चीज समझने का प्रयास करिए इस जगह पे कि सपोज चेयरमैन है, चेयरमैन है और मेंबर है।
मेंबर है। ठीक है, अब 3 दिन का मीटिंग हुआ है, 3 दिन का मीटिंग हुआ है। चेयरमैन ने एक दिन अटेंडेंस कराया, बाकी दिन नहीं कराया, और मेंबर्स ने तीनों दिन अटेंडेंस किया है। तो आप अगर ध्यान से अगर देखोगे तो क्या ये चीज, ये जो रिम्यूनरेशन पार्ट आप देख रहे हो, इट मींस ये देखो, ये 1 साल का डेटा है। ये 1 साल में 3 दिन यहाँ पे मीटिंग हुआ है, उसके बाद रेम्यूनरेशन डिसाइड हुआ है कि किसको कितना पैसा मिलेगा, एज पर सैलरी, एज पर रेम्यूनरेशन, एज पर बोनस। ठीक है, ये कितनों किसको कितना पैसा दिया जाएगा, ये इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है। तो अगर सोचो इस मीटिंग में तीन तीन दिन मीटिंग हुआ है, उनमें से चेयरमैन एक दिन आया है, 2 दिन नहीं आया है, तो क्या ये चीज थोड़ा ऑड नहीं लगेगा कि भाई तू चेयरमैन है, तू भाई नहीं आया मीटिंग में? तो ये चीज थोड़ा सा ऑड नहीं लगेगा? जरूर ऑड लगेगा। इट मीन्स ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये माना जाता है कि चेयरमैन को हटाया जाता है। ठीक ना, चेयरमैन को हटाया जा रहा है। आप देखो एक मैनेजमेंट ये हम छोटे रिटेलर देख पा रहे हैं कि चेयरमैन एक दिन यहाँ पे प्रेजेंट था और दूसरे दिन प्रेजेंट नहीं था, तीसरे दिन प्रेजेंट नहीं था। ये मैनेजमेंट को भी तो दिख रहा है कि चेयरमैन ने होल मैनेजमेंट प्रोसेस को तो दिख रहा है ना, ये बंदा एक दिन आया है। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो क्या करेगा, मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो इस चेयरमैन को इस पोजीशन से हटा देगा, चेयरमैन को इस पोजीशन से हटा देगा, कोई न्यू चेयरमैन लाएगा जो रेगुलर यहाँ पे अटेंडेंस दे सके और एटलीस्ट मीटिंग में बैठ सके। तो इससे हमको क्या समझ में आएगा, इससे हमको ये समझ में आएगा कि मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट के नजर में ये चीज आया है, तो मैनेजमेंट ने चेयरमैन को चेंज कर दिया है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये अटेंडेंस इस वजह से थोड़ा मायने रखते हैं इस जगह पे, ये अटेंडेंस इस वजह से थोड़ा मायने यहाँ पे रखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, मैं क्या समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलो आओ नीचे आओ। देखो, नेम ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सभी डायरेक्टर है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सभी डायरेक्टर है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं इस जगह पे हैं। ठीक है, अब डायरेक्टर दो तरीके का भी होता है, ये भी मान सकते हो कि मेल डायरेक्टर, फीमेल डायरेक्टर मेल डायरेक्टर, फीमेल डायरेक्टर। अब देखो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब देखो, नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर होता है उनको सीटिंग फीस दिया जाता है, और लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनको सैलरी दिया जाता है। ठीक ना, सैलरी या तो अलाउंस दिया जाता है। अभी देखो, ये लोग कौन है, ये लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक ना, तो यहाँ पे इनको सैलरी नहीं दिया गया है, यहाँ पे तुमको नील नील दिया गया है। ये इन लोगों को क्या मिलता है, इन लोगों को सीटिंग फीस मिलता है। अगर आप सही से देखोगे, अगर आप सही से देखोगे तो ये देखो, यहां से यहां से यहां तक इन लोगों को सैलरी मिला हुआ है, इन लोगों को क्या मिला है, सैलरी मिला हुआ है। लेकिन यहां से यहां तक इन लोगों को देखो सीटिंग फीस मिला हुआ है। ठीक ना, अब देखो ये फिगर किस में है, ये फिगर मिलियंस में है, ये फिगर मिलियंस में है भाई, ये करोड़ में नहीं है, ये मिलियंस में है फिगर। ठीक ना, तो इनको सैलरी कितना दिया जा रहा है, देखो इनको सैलरी दिया जा रहा है 66 मिलियंस, 66 66 करोड़, सॉरी 66 करोड़ इनको दिया जा रहा है इस जगह पे, सैलरी अलाउंस मिलके। ठीक ना, अब देखो इनको यहाँ पे एक ही बंदे को इंसेंटिव मिला हुआ है, वो इंसेंटिव 73 करोड़ का है। अब ये चीज देखो कि अलाउंसेस से ज्यादा इनको इंसेंटिव दिया जा रहा है। अब ये किसका है, 2023-24 का। अब एक चीज ध्यान से समझने का प्रयास करिए,
मैं आपको बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या क्या फैक्टर होता है, किस किस चीजों पे मैनेजमेंट अच्छा है या तो बुरा है, ये चीज आपको समझ में आएगा। सपोज 2023-24 में, 2023-24 है, ठीक ना, कंपनी ने -10% ग्रोथ दिखाया है, -10% ग्रोथ दिखाया है, एज्यूम करते हैं, ठीक ना, क्योंकि मेरे लिए इतना ज्यादा ये, अगर सब जगह पे ये चीज ओपन करने जाएंगे, ये एग्जांपल मेरे पे है, अगर मैं ओपन करने जाऊंगा तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा, तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। देखो 2023-24 में ऐसा हुआ है कि कंपनी ने -10% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, ठीक ना, तो गल्ले में तो कुछ नहीं है भाई, वो तो उल्टे घाटा में है, -10% है, उल्टा तो 10% घाटे में चला गया है कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। ऐसे टाइम पे अगर सोचो कोई मैनेजमेंट कोई मैनेजमेंट का पर्सन, या तो डायरेक्टर हो जाए या तो चेयरमैन हो जाए, कोई भी बंदा अगर इंसेंटिव ले रहा है, अगर इंसेंटिव ले रहा है, जब क्या कंपनी घाटे में चल रहा है तब अगर उनको इंसेंटिव मिल रहा है, तो अगर, अब सोचो कि जब कंपनी घाटे में चल रहा है उस टाइम पे अगर आपको इंसेंटिव मिल रहा है, तो क्या वो चीज अच्छी चीज होगा? नहीं ना भाई, कंपनी घाटे में है, कोई अच्छा चीज हुआ ही नहीं कंपनी के साथ, तो तूने ऐसा क्या कर दिया कि तेरे को इंसेंटिव देना पड़ा? तूने ऐसा करा क्या है कि तेरे को इंसेंटिव देना पड़ेगा? तो ये सवाल एक जगह पे आ जाता है। तो अगर आपको दिखे कभी ऐसे कि कंपनी घाटे में चल रहा है लेकिन फिर भी उस बंदे को इंसेंटिव मिल रहा है, तो देखो इनसे अब यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करना है। इंसेंटिव देखो, सपोज 60,000 60,000 करोड़ का कंपनी है, अब वो बंदा 5 CR इंसेंटिव ले रहा है, 5 CR इंसेंटिव ले रहा है, ये कोई बात ही नहीं है भाई। 60,000 का कंपनी है और ओवरऑल मिला के सबको 5 करोड़ का इंसेंटिव दे रहा है, वो तो कोई कोई बात ही नहीं है। लेकिन 60,000 का कंपनी है, किसी बंदे को अगर 700 करोड़ 800 करोड़ का इंसेंटिव सिर्फ मिल रहा है, 700 करोड़ 800 करोड़ का सिर्फ इंसेंटिव मिल रहा है, तो ये चीज तो आंखों में चुभेगा ना। तो ये चीज ये कौन से यूज करना है, 4-5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ ये छोड़ देना है, वो कोई बात नहीं होता है, वो कोई बात ही नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन एक अच्छा अमाउंट अगर इंसेंटिव के थ्रू निकल रहा है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब कंपनी घाटे में चल रहा है, तो तब आपको उस जगह पे मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाना है कि भाई तूने ऐसा क्यों करा है, ये तो ना जायज नहीं है, ठीक ना। आशा करते हैं आपको ये चीज भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए और नीचे आते हैं। अब देखो मैंने बोला ना कि दो तरीके का भी होता है इस जगह पे। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो दो तरीके का ग्रुप दिखेगा आपको, मेल और फीमेल, ठीक ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेल कितना है, 8 है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फीमेल कितना है, 2 है। की मैनेजरियल पर्सन कितना है, मेल 5 है और ये 1 है, ठीक ना। यहाँ पे इंप्लॉय देखो, इंप्लॉय कितना है, 2519 मेल इंप्लॉय है और 109 फीमेल इंप्लॉय है। यहाँ पे वर्कर्स देखो, वर्कर्स बोले को जो झाड़ू पोछा लगाता है, या तो एसी खराब हो गया ठीक करने आया, या तो कोई मशीनरी खराब हो गया ठीक करने आया, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्कर्स। तो ये परमानेंट वर्कर्स नहीं होता है। देखो परमानेंट वर्कर्स जो होता है उनको इंप्लॉय बोला जाता है, कि उनको सैलरी स्लिप दिया जाता है, उनको पी दिया जाता है, ठीक ना, उनको सैलरी स्लिप वगैरह दिया जाता है, तो वो इंप्लॉय होता है। अदरवाइज वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स को कभी भी बोनस नहीं मिलता है सर, इंप्लॉय को बोनस मिलता है, वर्कर को कभी बोनस नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो इस जगह पे की मैनेजरियल पर्सन को कितना करके पैसा मिल रहा है, इस जगह पे वो डिस्क्लोज किया गया है, ठीक ना, वो डिस्क्लोज किया गया है। और यहाँ पे इम्प्लॉय को ये एवरेज मान सकते हो, इम्प्लॉय को 4,20,000 करके सैलरी मिल रहा है। सैलरी बोलो तो सीटीसी, ये आप सीटीसी कैलकुलेट, ये सीटीसी है, 4,20,000 करके ईयरली इनको सैलरी मिला मिला है, ईयरली
इट्स नॉट मंथली, ये ईयरली है इस जगह पे, ठीक है ना। चलिए और नीचे जाते हैं। खैर अब खत्म हो गया, ये जो देखना था हमने देख लिया। अब देखो और एक चीज सर्च करते हैं, बोनस। अब देखो बोनस किस तरीके का होता है। देखो इंसेंटिव तो हमने देख लिया, इंसेंटिव कैश के थ्रू चलता है। लेकिन बोनस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने डायरेक्टर्स के नाम पे शेयर भी इशू कर देता है। अपने डायरेक्टर्स के नाम पे शेयर भी इशू कर देता है। जैसे आपने रिसेंटली एक न्यूज सुना होगा, इलोन मास्क ने टेस्ला को बोला। देखो इलोन मास्क, सबको पता है कि टेस्ला का कितना परसेंट शेयर होल्ड करता है, 9-10% शेयर होल्ड करते हैं भाई इलोन मास्क टेस्ला का। 9-10% सिर्फ होल्ड करते हैं शेयर। तो रिसेंटली इलोन मस्क ने ये बोला है कि मेरे नाम पे शेयर इशू कर दो और ज्यादा, कि मेरे को 20 से 25% टेस्ला का स्टेक होल्ड मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके के बोनस इशू करा जाता है, इसको वो क्या बोलता है, बोनस इशू करा जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बोनस डिविडेंड के रूप पे भी बहुत बहुत कंपनी या जो है इशू कर देता है, वो बहुत रेयर केस है। वो देखने को ज्यादा नहीं मिलता है वैसे केस, बड़े बड़े कंपनी में, छोटे छोटे कंपनी में देखने को मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कोई वैसे बोनस इशू नहीं हुआ है, ठीक ना। तो रेमुनरेशन आपको समझ में आ गया ना। तो चलिए एक और चीज देखते हैं हम इस जगह पे। एक कंपनी को खोलते हैं, राजेश एक्सपोर्ट, ठीक ना, राजेश एक्सपोर्ट्स। ये क्या करता है देखो, ये बंदा ये करता है, 1989 से ये कंपनी चल रहा है। ये बंदा क्या कर रहा है, गोल्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या करता है, गोल्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसका अगर मोर पे जाओगे तो ये आपको लगभग फॉर्च्यून 500 कंपनीज में मिलेगा। इट मीन्स ये आप मान के चलो कि टॉप 500 बिजनेस में से ये एक बिजनेस है। और इस बिजनेस का हालत देखो, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ईपीएस ग्रोथ रेट -23% है 5 साल का। अब क्यों ऐसा है वो समझने का प्रयास करो, ठीक है। देखो सर्च करने के लिए आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड नहीं करोगे ना तो पीडीएफ आपको सर्च करने नहीं देगा। डाउनलोड करके फिर ओपन करोगे, यहाँ पे देखो सर्च बटन आ चुका है। अब ये देखो यहाँ पे सर्च बटन आ चुका है, ठीक ना। तो ये राजर्स एक्सपोर्ट का मैं खोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे रेमुनरेशन सर्च कर रहे हो। देखो अब देखो ये भी एक और तरीके का है। देखो ये कंपनी देखो कितना कितना बड़ा है, वो समझने का प्रयास करो, कंपनी कितना बड़ा है। देखो कंपनी कितना बड़ा है, राजेश एक्सपोर्ट देखो।
5,900 करोड़ का कंपनी है, मार्केट कैप है 5,900 करोड़ का, और प्राइस है इनका 201 रुपीज। 5,900 करोड़ का कंपनी है, ठीक है। देखो ये सीएफओ है, देखो बंदा, मिस्टर बी भिजेंद्र राव, राव साहब। तो राव साहब यहाँ पे सीएफओ है। इनका सैलरी देखो कितना है, 4,24,000, 4,24,000 मात्र। ये बंदा, सीएफओ का काम क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट मींस उस कंपनी का जो फाइनेंस रिलेटेड काम होता है वो ये बंदा कर रहा है, सीएफओ बैठ के, ठीक है। और वो सिर्फ 4 लाख रुपए ईयरली सैलरी ले रहा है। 4 लाख रुपए ईयरली सैलरी होता कितना है भाई, 30-35 हजार रुपए, ठीक ना। सोचो एक बंदा जो कि सीएफओ है, वो सीएफओ को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है लास्ट कितने दिन, वो आपके फाइनेंस मैनेज कर रहा है कंपनी के, जो कि 5,000 करोड़ का कंपनी है आपका, और उसको आप 4 लाख रुपए मात्र सैलरी दे रहे हो। क्या ये सफिशियंट है, क्या ये जायज है? नहीं ना, ये जायज थोड़ी ना होता है, ठीक ना। आप इस जगह पे दूसरे, ये देखो एस्ट्रॉल का अगर देखो, यहाँ पे मैं सीएफओ सर्च कर रहा हूँ, सीएफओ, ठीक ना। तो इसका सीएफओ देखो कौन है, इसका सीएफओ देखो कौन है, हीरानंद, हीरानंद करके कोई बंदा है, वो सीएफओ है और डायरेक्टर भी है इसका, ठीक ना। अब देखो ये बंदा कितना सैलरी इस जगह पे ले रहा है। देखो एक झटके में खोज ले रहा है, सीएफओ नाम देखा ना, हीरानंद करके कुछ है उसका नाम। ये देखो आ गया ना, मिस्टर हीरानंद। ये सैलरी हाइक लिया है 30%, 30% सैलरी हाइक लिया है, और ये 90 टाइम्स ज्यादा पैसा ले रहा है किससे, इंप्लॉइज से। इंप्लॉइज से 90 टाइम्स ज्यादा इस जगह पे सैलरी ले रहा है, ठीक ना। एक, अब देखो किसी इंप्लॉय का सैलरी अगर 4 लाख रुपए होगा, 4 लाख रुपए होगा, तो इसको 90 टाइम्स कर दो, 90 टाइम्स कर दो, तो इसका सैलरी निकल जाएगा कि कितना होगा, 2,70 लाख टाइप का होगा, 2,70 लाख टाइप का होगा। हमने देखा ना, इसका 4 लाख सैलरी है इसका एम्प्लॉइज का, ठीक ना, 4 लाख समथिंग। तो 2,70 लाख रुपए ये सैलरी ले रहा है। ये कौन है, ये हीरानंद है। ये कौन है, ये सीएफओ है, सीएफओ कंपनी का। तो ये इतना सैलरी ले रहा है, और ये बंदा सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए लेके कैसे चुप रह सकता है बताओ। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लेके कैसे चुप हो सकता है बताओ। ये तो सफिशियंट नहीं है ना। तो ऐसा हो सकता है कि इसका कोई अदर्स इंटरेस्ट होगा, तभी ये इस कंपनी में काम कर रहा है। देखो हमको नहीं पता, हम एज्यूम लगा सकते हैं। सोचो आप खुद खुद को इस जगह पे लाओ, मैं एक सीएफओ हूं, तो मैं 4 लाख रुपए ईयरली के लिए मैं क्यों काम करूंगा एक कंपनी में, बताओ। और अदर्स मेरे टाइप का सीएफओ जो कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ का पैकेज में काम कर रहा है, मैं सिर्फ 4 लाख रुपए के पैकेज में थोड़ी ना काम करूंगा। अगर मेरा कोई उस जगह पे बेनिफिट है दूसरे तरीके से, अगर मेरा उस जगह पे किसी तरीके का बेनिफिट है किसी दूसरे तरीके से, जहां पे मुझे वो जस्टिफिकेशन मिल रहा है, तो मैं 4 लाख रुपए पे काम कर सकता हूँ, अदरवाइज तो मैं नहीं कर पाऊंगा।
यही तो है। तो ये चीज आपको क्या दिखा रहा है, ये चीज आपको ये समझने का प्रयास कर रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। अब वो क्या काला है वो आपको फर्दर बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा दाल में काला कहाँ पे है। लेकिन ये इस तरीके का चीज आपको अगर दिखे तो आपको ये मान लेना है कि दाल में काला कुछ ना कुछ जरूर है मैनेजमेंट के अंदर, कि ये बंदा कुछ ना कुछ अदर्स तरीके से बेनिफिट ले रहा है जो कि ये बैलेंस शीट में या तो किसी जगह पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इट मीन ये पैसा चोरी कर रहा है किसी तरीके से, मेरे को पता नहीं है वो किस तरीके से चोरी करेगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। शेयर मार्केट में कॉमन सेंस के अलावा और कुछ नहीं होता है, बस सब कुछ कॉमन सेंस होता है, आपको बस प्रोसेस जानना पड़ता है कि किस तरीके से होता है एक्चुअली चीजें। तो ये आपने देख लिया कि ये चीज अब देखो बहुत ज्यादा भी सफिशियंट नहीं होता है, बहुत कम भी सफिशियंट नहीं होता है। ठीक ना। अब ऐसे सोचो, अब बहुत ज्यादा भी, अब ऐसे केस में आपको मिलेगा कि सपोज ईयरली प्रॉफिट बनाया है 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए, ठीक ना। तो किसी ने 4-5 डायरेक्टर मिलके 400 करोड़ रुपए इंसेंटिव लेके भाग गया, तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या है, 200 करोड़ का झुंझुना बजाओ। अब तो ऐसे केस में आपको मिलेगा कि प्रॉफिट 600 करोड़ का हुआ है पूरे ईयर में, उनमें से 400 करोड़ तो ये लोग इंसेंटिव बोल के हड़प लेके चला गया है। ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सडन होगा, ये सडन होगा। पहले से सपोज कंपनी का सब कुछ बढ़िया है, एकदम बिंदास चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, सडन ऐसा कुछ होगा, ठीक ना। सडन ऐसा कुछ होगा कि 400 करोड़ मार के बैठ जाएगा चुपचाप। और ये रिटेलर का समझ में नहीं आएगा, स्टॉक का सब कुछ सही दिखेगा, स्टॉक का सब कुछ सही दिखेगा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी सही दिखेगा, सब कुछ सही दिखेगा, लेकिन स्टॉक गिरता हुआ दिखेगा आपको। तो ये भी रीजन होता है कभी कभी ऐसे करके। ठीक है, आपको आशा करते समझ में आ रहा होगा रेम्यूनरेशन क्या होता है और ये किस तरीके से एक्चुअली काम करता है। ठीक है ना। अब देखो जो रिसर्च एनालिस्ट ये सब रिसर्च करते हैं वो एक्चुअली करता क्या आपको पता है। मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ एक्चुअली वो करता क्या है। देखो वो 2-3 कलम बनाता है एक्सेल में। वो कैसे कलम बनाएगा कि पहले बनाएगा कि टोटल रेम्यूनरेशन, टोटल रेम्यूनरेशन करके एक कॉलम बनाएगा। उसके नीचे ही क्या बनाएगा, उसके नीचे ऐसा कॉलम बनाएगा कि मैनेजरियल पर्सन या तो की पर्सन रेम्यूनरेशन। ठीक ना, की पर्सन रेम्यूनरेशन करके एक बनाएगा। ठीक ना, इस तरीके से रिसर्च करते हैं कि टोटल कितना रेम्यूनरेशन मेरा कंपनी से जा रहा है। देखो यहाँ पे तो एक मैं और भी एक चीज आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो रेम्यूनरेशन एक्ट 2013, ये सर्च करोगे तो देखो क्या आता है। रेम्यूनरेशन एक्ट, सॉरी देखो अब क्या आ रहा है यहाँ पे। 2013 में गवर्नमेंट ने रेम्यूनरेशन का मैक्सिमम लिमिट सेट करके दिया है कि इससे ज्यादा वो रेम्यूनरेशन दे नहीं पाओगे, अब दे नहीं सकते हो। ठीक ना, वो कितना है ये देखो 11%। अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर्स विल कैन नॉट exceed 11% of the company's net profit for the financial year। ये बताना चाह रहा है कि कंपनी का जो भी मैक्स प्रॉफिट है उसका 11% से ज्यादा आप रेम्यूनरेशन नहीं लेके जा सकते हो। ठीक ना। अब देखो इसका कोई कंडीशन है, देखो दिस सेक्शन ऑल्सो एड्रेसेस सिचुएशन वेयर ए कंपनी हैज इनक्वर्ड और नो प्रॉफिट्स। ठीक ना, अगर नो प्रॉफिट होता है तो वहां पे थोड़ा चेंजिंग होता है।
है ना। तो इस पे क्या है रेम्यूनरेशन, इसके 11% से ऊपर लेके जाने के लिए आपको वोटिंग करवाना पड़ता है। वोटिंग करवाना पड़ता है कि शेयर होल्डर क्या बता रहा है, सबको मिला जुला के फिर जाके डिसाइड होता है कि भाई कितना परसेंट लेके जाया जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर वो घाटा है। खैर 30 मिनट हो चुका है रेम्यूनरेशन बताते हुए, आशा करते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से कंपनी में से पैसा रेम्यूनरेशन के थ्रू ये चोरी करा जा सकता है। ठीक ना, ये एक लूप होल है, आप मान सकते हो ये लूप होल है। ठीक है, ये देखो बहुत ज्यादा तो नहीं मैं बताऊंगा। अब देखो एक और इस जगह पे की फैक्टर होता है, वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये तो और भी अच्छा चीज है चोरी करने का जगह, लूप होल। रिलेटेड पार्टी, आपको क्या सर्च करना है, रिलेटेड पार्टी। आप देखो रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शन क्या बता रहा है, मैं आपको और भी थोड़ा सा इस यहाँ पे लिख के बताने का प्रयास करता हूँ। सपोज कोई कंपनी है जो कि मिठाई बनाता है, ठीक ना, स्वीट्स बनाता है। तो स्वीट्स का रॉ मटेरियल क्या होगा, शुगर होगा, मिल्क होगा, ठीक ना, ये रॉ मटेरियल्स स्वीट्स बनाने का। ठीक ना, अब सोचो कि ये किसी बंदे का कंपनी है, इस बंदे का ही एक और दोस्त मान सकते हो या तो रिश्तेदार मान सकते हो, उनका एक खुद का कंपनी है जो कि मिल्क का कंपनी है, मिल्क का कंपनी है। ठीक ना, अब देखो बाजार में मिल्क का किलो कितना चल रहा है, बस छोटा छोटा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। मिल्क का कितना किलो चल रहा है, सपोज बाजार में 40 रुपीस पर केजी के हिसाब से मिल्क मिल रहा है। 40 रुपीस पर केजी के हिसाब से मिल्क मिल रहा है बाजार में। ठीक ना, और ये स्वीट बनाने वाला कंपनी का कोई रिश्तेदार है, ठीक ना, रिलेटिव। ठीक ना, इसका कोई रिलेटिव है जिनका मिल्क का फैक्ट्री है, और वो बंदा इसको मिल्क बेच रहा है जो कि 50 केजी है। तो देखो बाजार में 40 रुपीस मिल्क मिल रहा है, लेकिन तुम अपने रिश्तेदार के मिल्क फैक्ट्री से 50 रुपीस का मिल्क खरीद रहे हो। तो यहाँ पे देखो बीच में माइनस, ये जो बीच में 10 रुपए आ रहा है ना, ये 10 रुपए तो चोरी करा जा रहा है। फिर भाई बाजार में अगर 40 रुपीस मिल्क मिल रहा है तो आप 50 रुपीस में क्यों खरीदोगे उसको। इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे ओवरऑल पूरा एकदम बैलेंस शीट हड़बड़ा जाएगा, पूरा जितना बैलेंस शीट पूरा हड़बड़ा जाएगा, कंपनी प्रॉफिटेबल में दिक्कत होगा, कंपनी में प्रॉफिट कम दिखेगा। लेकिन आप ये चीज जो 10 रुपए में आप ये जो 10 रुपए आप चोरी कर रहे हो इस जगह से, ये तो किसी तरीके से पकड़ा नहीं जा सकेगा ना। आप तो डायरेक्ट लिख दोगे एक्सपेंसेस इतना है, आप तो डायरेक्ट ये लिख दोगे कि भाई मेरा एक्सपेंसेस इतना है। तो ज्यादातर लोग एक्सपेंसेस थोड़ी ना खोजने जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया है, इसको ध्यान में रखते हुए कहा गया है, अगर आपने किसी तरीके का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करा है, वो आपके जान पहचान का बंदा हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके बेटे हो, आपका ही दूसरा कोई कंपनी हो, आपका दोस्त हो, कोई भी आप जिनके टच में हो पहले से, ऐसा किसी बंदे से अगर कोई रॉ मटेरियल्स टाइप का कोई चीज खरीदते हो, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करते हो, तो वो चीज आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिपोर्ट में। अगर डिस्क्लोज नहीं करते हो तो इसको चोरी माना जाएगा, अगर डिस्क्लोज उसको नहीं करते हो तो उसको चोरी माना जाएगा। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हो, अदरवाइज ये 10 रुपए तो आप चोरी करके लेके चले जाओगे, हमको थोड़ी ना समझ में आएगा। समझ लो मेरी बात, ये लूप होल होता है, इस तरीके से चोरी होता है पैसा।
ठीक ना। तो बाजार में 40 रुपीज में मिल रहा है, आप 50 रुपीज में खरीद के लेके आ रहे हो। और स्वीट तो फिर तो आपको वही प्राइस में बेचना पड़ेगा। आप सोचो कि स्वीट का 4 कंपनी है, स्वीट बनाता है, तो स्वीट का दाम 10 रुपए करके है, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, सभी सेम प्राइस में मिलता है, सभी सेम प्राइस में बेच रहा है। तो ये बंदा 40 रुपीज करके मिल्क खरीद रहा है, ये बंदा 40 रुपीज करके मिल्क खरीद गया, सब 40 रुपीज करके खरीद रहा है, आप 50 रुपीज करके खरीद रहे हो, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी में तो दिक्कत आएगा ना। तो मैं इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूं बताओ, मैं इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूं बताओ, नहीं करूंगा ना भाई। मेरे को अगर ये चीज दिख गया तो मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा ना, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए आपको दिक्कत नहीं है, ये पूरा लाइफ टाइम दिक्कत है। कि ये जैसे कि ये 10 रुपए बेच के अगर 2 रुपए मुनाफा कमा रहा है, आपको 1 ही रुपए मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा, तो आपका पैसा धीरे ग्रोथ, स्लोली ग्रोथ होगा। समझ रहे मेरी बात, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है, आसान भाषा में आपको समझाया दिया, ठीक ना। अब देखो ये पे डिस्क्लोज करा जाता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को। देखो यहाँ पे तो कोई, ये तो रिफाइनरी है, इसको क्या डिस्क्लोज करेगा। देखो यहाँ पे क्या, रिलेटेड पार्टी लिखने से आ जाएगा, ट्रांजेक्शन इतना बड़ा वर्ड नहीं पकड़ेगा ये देखो डिस्क्लोजर दिया है ना, डिस्क्लोजर किसी तरीके का कुछ करा है इसने, ये देखो डिस्क्लोजर दिया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दे दिया है ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर वाज सम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड द सेम डू नॉट हैव पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद इंटरेस्ट। ये बता रहा है कि 2023-24 के अंदर कुछ मिनिमम हद तक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन उस चीज का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस जगह पे ये डिस्क्लोज करा गया है, देखो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कुछ हुआ है। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज पढ़ने जाएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये आप खुद ब खुद पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक ना। तो एक्चुअली मुद्दा बात आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से रेम्यूनरेशन में पैसा चोरी हो सकता है और किस तरीके से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में पैसा चोरी हो सकता है। तो इस चीज से ये चीज बहुत हद तक डिपेंड करता है मैनेजमेंट एनालिसिस में। आशा करता है आपको समझ में आ रहा होगा या तो आया होगा। अगर देखो वीडियो समझ में आया, देखो मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पीडीएफ वगैरह बना के एकदम पैराग्राफ बना के अच्छे तरीके से कर सकता था, लेकिन आपको यकीन मानिए वो चीज समझ में नहीं आता, ठीक ना। ये जो मैंने जिस तरीके से लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया, ये कोई 2 क्लास का बच्चा भी अगर देखेगा ये वीडियो उसको भी समझ में आएगा और जिंदगी में दोबारा नहीं भूलने वाला ये सब चीजें, ठीक ना। तो इतना एफर्ट मैं जो डाल रहा हूं आपके पीछे आपको समझने के लिए, तो आपको यार ये चैनल थोड़ा शेयर करना है, ये थोड़ा लाइक कमेंट करना है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं और एफर्ट डालने का प्रयास करूंगा आप लोगों के ऊपर ये सिखाने के लिए। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, ये बहुत बड़े चैप्टर है, ठीक ना। अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे आगे क्या क्या सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक ना। A to Z ये मार्केट में जितने भी तरीके का पैरामीटर्स है, मैं आपको सब कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा फंडामेंटल के थ्रू। अगर आप ये चैनल शेयर्स करते हो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदार से, देखो मैं जो बता रहा हूं ये तो पूरा एक क्या बोले इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत अच्छा चीज होगा। एक इन्वेस्टर जो कि कंपनी पसंद कर रहा है, चूज कर रहा है, इन्वेस्ट करने का प्रयास कर रहा है। मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूँ आज, याद रखना, आने वाले 15 से 20 ईयर्स, आने वाले 15 से 20 ईयर्स ये हमारे इंडियन इकोनॉमी का गोल्डन टाइम, गोल्डन टाइम है। आने वाले 15 से 20 ईयर्स, तो अभी आप छोटा टारगेट के लिए मत बैठना, मिनिमम 2-4 साल के लिए बैठना किसी टारगेट में, ठीक ना। मिनिमम 2-4 साल के लिए किसी कंपनी को पिक करना सब कुछ देख के,
आपको यकीन मानिए, कोई कुछ जितना कम एग्जीक्यूट करोगे ट्रेड उतना अच्छा है आपके लिए। इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडर में कुछ रखा नहीं गया है। आज के दिन में मशीन्स ऑर्डर पंच करता है, आप क्या लड़ लोगे मशीन से। हम भी ट्रेडर हैं, हम भी ट्रेड करते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे जितना समझ में आता है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, उतना ज्यादा अपने कैपिटल जो है इन्वेस्टिंग के थ्रू मार्केट में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए कि आने वाले 15 से 20 साल, अगर आज के दिन में किसी बंदे का एज 18 to 20 है और वो बंदा इन सब चीजों में बहुत अच्छा इफोर्ट डाल रहा है और सीखने का प्रयास कर रहा है, तो यकीन मानो ये अभी इस पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे वर्ल्ड में जो है इसके पास जो मौका है ना, 18 से 20%, 18 से 20 ईयर्स का जो यंग गाय है, उनके पास जो मौका है ना, यकीन मानिए वर्ल्ड में किसी दूसरे देश में किसी दूसरे बच्चे के पास नहीं है। एज पर इंडियंस आपके पास इतना ग्रोथ पोटेंशियल है, आप समझ नहीं पा रहे हो ये कितना जल्दी हमारी इकोनॉमी बर्स्ट करने वाला है। बहुत जल्दी हमारी इकोनॉमी बर्स्ट करने वाला है। आपको बस बहते हुए पानी में हाथ धोना है सही तरीके से, ठीक है ना। और मैं एक क्लू आपको देने का ट्राई करता हूं। देखो आप, देखो कॉमन सेंस है सब कुछ यार, कुछ भी नहीं है मार्केट में सिर्फ कॉमन सेंस के अलावा। ऐसे बिजनेस ढूंढो जो कि इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है। वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग या तो देखो ऐसे चीज ढूंढो जो कि नीड है इंडिया का, उसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। नीड है इंडिया का, वो इंपोर्ट उसको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सब ठप हो जाएगा बिजनेस, ठीक ना। खास करके देखो ऐसे चीज मैं बता रहा हूं, जैसे कि देखो इंडिया इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल टाइप का कोई चीज, ठीक ना। जैसे क्या मैं आपको बता रहा हूं, जैसे CPVC, ये आपको पता है ये क्या है? ये जो देख रहे हो ना आप, जो पाइप होता है ना, ये जो पाइप होता है, ये सपोज इस पाइप से इस पाइप का एक जोड़ बनाना है हमको, ये दो पाइप मेरे को जोड़ना है, तो यहाँ पे इस तरीके का एक चीज खरीदने को मिलता है। आपको याद है इस तरीके का एक चीज खरीदने को मिलता है, इसको बोला जाता है CPVC, ठीक ना। तो ये इंडिया, मैं बस एक थिंग बता रहा हूँ भाई, ये मैं बस आपको थिंग बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे एज इट इज कॉपी नहीं मारना है, आपको सोचना है CPVC, ठीक ना। तो ये CPVC क्या होता है कि ये जो कोई भी पाइपिंग का काम होता है, तो सपोज ये एक पाइप है और ये एक पाइप है, इस दो पाइप का जो जोड़ होता है ना, इस जोड़ को CPVC कहा जाता है। ये मिलता है बाजार में खरीदने के लिए, लेकिन इंडिया इसको इंपोर्ट करता है, ज्यादातर इंडिया इसको इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके का चीज है जो कि हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब ये ढूंढो वो कौन सा कंपनी ये चीज बनाने का प्रयास कर रहा है। ये तो देखो कि कौन सा कंपनी इस पे ज्यादा विजनरी है, तो उन सब कंपनी को पकड़ने का प्रयास करो, ठीक है। मैं जैसे CPVC बताया, देखो इंडियन CPVC इंपोर्ट्स, देखो कहां कहां से ये इंपोर्ट करके लेके आ रहा है। इंपोर्ट्स परसेंटेज लिख देता हूं, देखो इंडियन CPVC इंपोर्ट्स करंटली कवर अबाउट 82%। 82% माल तुम बाहर से खरीद के लेके आ रहे हो भाई, 82% माल तुम बाहर से खरीद के लेके आ रहे हो। तो अगर कोई कंपनी इंडिया के अंदर CPVC मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो क्या उसमें ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रह जाएगा? रहेगा ना। तो ये कॉमन सेंस है भाई, इसको इस तरीके से इंपोर्ट करो, ये करो। देखो इंडियन CPVC
मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर्स देखो, फिनोलेक्स वगैरह, सुप्रीम इंडस्ट्री, एपोलो पाइप, एस्ट्रॉल पाइप, ठीक ना, ये सब इसको इंपोर्ट करता है। अच्छा, ये फिटिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा नहीं करता है, ये लाके इसको फिटिंग करता है। ऐसे ढूंढो जो कि इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है। देखो मैं आपको बस थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ, ऐसा नहीं है भाई पैसा वैसा मत डाल देना, डूब जाएगा, ठीक है। देखो ये तो पढ़ने का प्रयास करना है इसको, तो आपको समझ में आएगा इस जगह पे। ये देखो, इट्स ऑल्सो प्रोडक्ट्स स्पेशल केमिकल लाइक सीपीवीसी रीजन, सीपीवीसी कंपनी एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। खैर जो भी है, इसको पढ़ना पूरा, ठीक ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके का विजनरी बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक ना। आपको ये देखना है इंडिया सबसे ज्यादा कौन कौन सा चीज इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट का एक लिस्ट बनाना है। आप देखो उसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन कौन सी चीज करता है, उसका भी एक लिस्ट बनाना है। आप देखना है उसको कौन कौन सा कंपनी अच्छे तरीके से इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रयास कर रहा है, उसका भी एक लिस्ट बनाना है। तो आपको विजनरी बिजनेस दिखेगा कि कौन सा बिजनेस अच्छे आने वाले टाइम पे विजनरी होने वाला है। क्लियर हुआ ना? आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।